सारा कमरा गुलाब की पंखुड़ियों से सजा था। हल्की रोशनी और अगरबत्तियों की खुशबू से भरा वह पल जैसे किसी सपने जैसा लग रहा था। जब रूपा अपने भारी घूंघट के पीछे एक नई जिंदगी की दहलीज पर बैठी थी, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और आंखों में डर, उम्मीद और शर्म की मिली-जुली लकीरें तैर रही थीं। तभी दरवाजा धीरे से खुला और आदित्य, उसका पति, कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो प्यार से ज्यादा किसी अनकही योजना का हिस्सा लग रही थी। उसने धीरे धीरे घूंघट उठाया और रूपा की आंखों में देखा। उसकी पलकें झुक गईं। आदित्य ने उसकी ठंडी उंगलियों को पकड़ा और कुछ पल उसके पास बैठा रहा, जैसे कोई गहरा राज उसकी जुबान पर आकर रुक गया हो। फिर उसने कुछ कहा नहीं, बस चुपचाप उसकी साड़ी के पल्लू को साइड किया और उसकी गर्दन को छूते हुए अचानक रूपा के चेहरे पर चमकती बिंदी को अपनी उंगलियों से मिटा दिया। उसकी हरकतों में अजीब सी बेरुखी थी, जैसे वो वहां होकर भी वहां नहीं था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे रूपा की जिंदगी का हर सपना, हर विश्वास चकनाचूर हो गया। आदित्य ने अपने मोबाइल पर एक वीडियो चलाया जिसमें रूपा का पिता किसी अजनबी आदमी के साथ पैसे लेते हुए दिख रहा था और उसी वीडियो के बैकग्राउंड में रूपा की शादी की बात होती सुनाई दे रही थी। आदित्य ने कहा, तुम्हें लगता है ये शादी प्यार से हुई? नहीं रूपा, ये सौदा था। तुम्हारे बाप ने तुम्हें मेरे हवाले किया क्योंकि मैं उसे हर महीने 50,000 दूंगा और बदले में तुम मेरी जिंदगी की वो गंदी कहानी बनोगी जिसे मैं रोज जीऊंगा। रूपा के होश उड़ गए। उसने रोते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पापा कभी ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन आदित्य ने एक और वीडियो चलाया जिसमें उसी आदमी की आवाज थी, इस लड़की को ले जाओ, हमें पैसे चाहिए, हमें समाज से मतलब नहीं। और उसके बाद आदित्य ने बिस्तर से उठते हुए कहा, अब से हर रात तुम्हारी सुहाग रात होगी, लेकिन वो प्यार की नहीं, सजा की होगी। और वो कमरे से बाहर चला गया। रूपा पूरी रात अपने आंसुओं और अपमान के अंधेरे में डूबी रही। अगली सुबह जब आदित्य लौटा, उसके साथ एक और लड़का था जिसे उसने कहा, इसे देखो, ये है मेरी सच्चाई। मैं और सुमित एक दूसरे से प्यार करते हैं और तुम सिर्फ हमारे बीच की एक दीवार हो जो धीरे धीरे गिर जाएगी। और सारा दिन रूपा को अकेले उस कमरे में बंद कर दिया गया। वो कमरे में पड़े पुराने ट्रंक को टटोलती रही, जहां उसे एक डायरी मिली जिसमें आदित्य की मां की दर्दनाक कहानी लिखी थी। कैसे उसे भी उसके पति ने तन्हा और बेजान कर दिया था और कैसे उसने एक दिन खुद को आग के हवाले कर दिया। वो डायरी पढ़कर रूपा को समझ आया कि ये घर एक श्राप से भरा हुआ है और शायद उसका हिस्सा बनना अब उसकी नियति है। लेकिन रूपा ने तय कर लिया कि वो भी एक कहानी बनेगी, लेकिन ऐसी जो खत्म नहीं होगी बल्कि दूसरों को चेतावनी देगी। उसी रात उसने आदित्य की नींद में जहरीली नींद की गोलियां डाल दी और सुमित के आते ही दरवाजा बंद कर लिया, कमरे में आग लगा दी और खुद खिड़की से छलांग मार दी। लेकिन किस्मत से वो जिंदा बच गई। चेहरे पर जलन के निशान थे, लेकिन आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक ऐसा सन्नाटा था जो किसी तूफान से पहले आता है। अस्पताल में भर्ती रहते हुए एक पुलिस अफसर ने उससे पूछताछ की और जब उसने सब कुछ बताया तो पुलिस ने उस घर की खुदाई करवाई, जहां बिस्तर के नीचे से कई पुरानी औरतों की चूड़ियां, बिंदी और एक गुप्त कमरा मिला जिसमें वीडियो कैमरे लगे हुए थे और काले पर्दों के पीछे छिपी एक गंदी दुनिया जिसमें आदित्य और उसके दोस्त मासूम लड़कियों को ब्लैकमेल करते थे और उनका शोषण करते थे। इस खुलासे के बाद रूपा को अदालत में गवाही देने के लिए बुलाया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही आदित्य के परिवार ने उस पर हमला करवाने की कोशिश की। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी, उसके साथ थे वो सभी पीड़ित जिनकी आवाज कभी सुनी नहीं गई। और अदालत में जब उसने आदित्य की ओर देखकर कहा, जिस रात तुमने मेरी बिंदी मिटाई थी उसी रात मैंने अपने अंदर की आग जलाई थी, तो पूरा कोर्टरूम सन्न रह गया और जज ने आदित्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं रूपा अब एक एनजीओ चलाती है जो उन लड़कियों की मदद करता है जिन्हें समाज एक बार में ही तोड़ देता है, लेकिन वो उन्हें फिर से जीना सिखाती है। उसकी कहानी अब लोगों के लिए सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, बल्कि एक चेतावनी सा गई है कि दर्द जब इरादा बन जाए तो इंसान इतिहास लिख देता है।
रूपा की आंखों में अब न आंसू थे न डर, बल्कि एक आग थी जो हर उस चेहरे को पहचान चुकी थी जो मासूमियत की आड़ में दरिंदगी का चेहरा पहनता है। जेल में बंद आदित्य और उसके गिरोह के अन्य सदस्य अब भी कोर्ट की तारीखों के बीच किसी तकनीकी गलती से छूटने की उम्मीद पाले हुए थे। लेकिन रूपा ने सिर्फ एनजीओ नहीं खोला था, उसने हर उस लड़की की फाइल इकट्ठा करनी शुरू की जो न्याय के इंतजार में थी। उसने कैमरा उठाया, डॉक्यूमेंट्री बनाना सीखा और उन औरतों की जुबान बन गई जो समाज के डर से चुप थीं। लेकिन एक दिन जब उसकी डॉक्यूमेंट्री खामोश सुहागरातें टीवी पर प्रसारित हुई तो देश भर में हड़कंप मच गया। कई बड़े चेहरे उसमें बेनकाब हुए, जिनमें पुलिस अधिकारियों से लेकर राजनीतिक नेताओं तक के नाम सामने आए। और अब रूपा के लिए खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। एक रात जब वो अपनी संस्था लौट रही थी, उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया गया, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ से वो बच गई। उसी रात उसे एक गुमनाम कॉल आया जिसमें किसी ने बस इतना कहा, सच को जितना खोदोगी उतनी ही गहराई में खुद जाओगी। मगर रूपा अब डर के उस पार थी। उसने उस कॉल को रिकॉर्ड किया और पुलिस में शिकायत की, लेकिन जब थाने पहुंची तो इंस्पेक्टर वही निकला जिसने आदित्य के केस में रिश्वत ली थी और उसने उसके सामने फाइल फाड़ दी। ये देखकर रूपा टूटी नहीं। उसने सोशल मीडिया पर लाइव जाकर ये पूरा वाकया जनता के सामने रखा। उसकी ईमानदारी और बहादुरी ने लाखों लोगों का समर्थन जुटा लिया और अगले ही हफ्ते एक स्वतंत्र जांच समिति गठित की गई जिससे कई और अपराध उजागर हुए। लेकिन इस बीच एक और बड़ा रहस्य सामने आया। रूपा को पता चला कि सुमित, जो आदित्य का प्रेमी था, असल में इस गिरोह का मास्टरमाइंड था और आदित्य तो सिर्फ उसका मोहरा था। सुमित अभी तक फरार था और पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही थी। तब रूपा ने खुद एक जाल बिछाया। एक फेक अकाउंट से उसने सुमित से संपर्क किया और कहा कि वो आदित्य की वीडियो रिकॉर्डिंग्स खरीदना चाहती है ताकि उसे ब्लैकमेल कर सके। लालच में आकर सुमित मिलने के लिए तैयार हो गया, लेकिन रूपा ने वहां पुलिस और मीडिया दोनों को बुला लिया और जैसे ही सुमित सामने आया उसने अपना असली चेहरा दिखाया। लेकिन कैमरों के सामने वो कुछ भी कहने से पहले ही भागने लगा, जिसे एक महिला पुलिस अधिकारी ने दौड़ कर पकड़ा और मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के बाद पूरे गिरोह की जड़ें हिल गईं और कई नामचीन चेहरों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। वहीं रूपा को अब देश भर से बुलावा आने लगा, कभी यूनिवर्सिटी से लेक्चर के लिए, कभी अदालतों में महिला सलाहकार के रूप में। लेकिन एक रात जब वो अकेले अपनी संस्था में थी तो उसे लगा जैसे कोई उसकी फाइलें उलट पलट रहा हो। उसने देखा कि एक नकाबपोश आदमी वहां मौजूद था। उसके हाथ में एक चाकू था और वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। लेकिन रूपा ने डरने की बजाय मेज से एक लकड़ी उठाई और उस पर वार कर दिया, लेकिन वो गिरा नहीं। उल्टा उसके चेहरे से नकाब गिरा और वो कोई और नहीं बल्कि उसी शहर का मेयर निकला जिसे वो हमेशा ईमानदार समझती थी। उसने कहा, तूने बहुत परेशान किया हमें, अब तुझे खत्म करना जरूरी हो गया है। लेकिन इससे पहले कि वो उस पर हमला करता, दरवाजा तोड़ते हुए पुलिस पहुंची, जिसे रूपा ने कुछ समय पहले ही अपनी सुरक्षा के लिए बुलाया था। और उस रात रूपा को पूरी तरह समझ आ गया कि यह लड़ाई अब सिर्फ बलात्कार या शोषण की नहीं, बल्कि सत्ता और सच की हो गई है। और इस सच को उजागर करने के लिए वो अपनी जान भी जोखिम में डाल सकती है, लेकिन रुकेगी नहीं। मेयर की गिरफ्तारी के बाद देश भर में बवाल मच गया। सत्ताधारी पार्टी पर आरोप लगे, विरोध प्रदर्शन शुरू हुए और मीडिया चैनलों पर दिन रात रूपा कांड की चर्चा होने लगी। रूपा अब एक प्रतीक बन चुकी थी, सच की, हिम्मत की और बदलाव की। लेकिन उसकी खुद की जिंदगी पूरी तरह शांत नहीं थी। लगातार मिल रही धमकियों और सुरक्षा में लगी पुलिस की मौजूदगी के बावजूद उसे हर रात डर लगता था कि कहीं उसकी लड़ाई अधूरी न रह जाए। मगर उसे उम्मीद थी अपने काम पर, अपनी लड़कियों पर जिनकी आंखों में अब सपने पलने लगे थे। एक दिन जब वो अपने ऑफिस पहुंची तो देखा वहां की दीवारों पर किसी ने खून से लिखा था, अब तेरी बारी है। और साथ में एक पुरानी तस्वीर चिपकी थी जिसमें उसके माता पिता की तस्वीर जली हुई हालत में थी। इस धमकी ने उसके अतीत के जख्म खोल दिए।
बचपन में अपने माता पिता को सड़क हादसे में खो देने का दर्द फिर से उभर आया, लेकिन इस बार उसने डर को कमजोर नहीं, हथियार बनाया। उसने तुरंत एनआईए और सीबीआई से गुहार लगाई और केंद्र सरकार पर जन दबाव इतना बढ़ चुका था कि एक विशेष जांच दल गठित किया गया, जिसने रूपा पर हुए हमलों और पूरी साजिश की तह में जाने का काम शुरू किया। इसी बीच रूपा ने एक आखिरी बड़ा कदम उठाने की ठान ली। उसने सभी पीड़िताओं को इकट्ठा किया, उनके साथ मिलकर एक जन ट्रायल आयोजित किया, जहां मीडिया, वकील और समाज के सामने हर लड़की ने अपनी कहानी सुनाई। कैमरों के सामने चीखती, कांपती, लेकिन सच्चाई से भरी आवाजों ने पूरा देश हिला दिया। लोगों ने कोर्ट के बाहर प्रदर्शन शुरू किए और रूपा दीदी जिंदाबाद के नारे लगने लगे। और फिर वो दिन आया जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर केस की सुनवाई शुरू की। एक के बाद एक गवाह सामने आए, सबूत खुले और वो सिस्टम जो पहले दोषियों को बचा रहा था अब खुद बिखरने लगा। जज ने कहा, इस देश को ऐसी बेटियां चाहिए जो डरती नहीं, लड़ती हैं। और सुमित समेत पूरे गिरोह को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कुछ को फांसी तक की सिफारिश हुई। और जब सजा का ऐलान हुआ, रूपा कोर्ट के बाहर खड़ी थी। साड़ी में, मांग में सिर्फ सिंदूर की जगह एक लाल पट्टी थी, जो उसने अपने पति की पहली और आखिरी रात के बाद कभी नहीं हटाई थी। और आज वो पट्टी उसके संघर्ष का प्रतीक बन चुकी थी। कोर्ट से निकलते समय एक पत्रकार ने पूछा, अब क्या करेंगी आप? तो उसने बस इतना कहा, अब मैं उन लड़कियों के लिए कोर्ट बनूंगी जिनकी चीखें किसी फाइल में दबी पड़ी हैं। और अगले ही महीने उसने एक देशव्यापी आंदोलन शुरू किया। सुहागरात नहीं, सहमति चाहिए, जिसके तहत हर राज्य में लड़कियों को जागरूक किया जाने लगा। गांवों में ट्रेनिंग दी गई, स्कूलों में जेंडर एजुकेशन लागू कराई गई। लेकिन उसकी जिंदगी में शांति अभी भी दूर थी, क्योंकि एक रात जब वो अपनी संस्था में अकेली बैठकर अगली डॉक्यूमेंट्री की स्क्रिप्ट लिख रही थी, तभी बिजली चली गई और दरवाजा धीरे से खुला। वो समझ गई कि कोई फिर आया है, मगर इस बार वो डरने के बजाय मुस्कुराई और बोली, कैमरे ऑन हैं और मैं अब शिकार नहीं, शिकारी हूं। और अगले ही पल पुलिस ने अंदर घुसकर 2 संदिग्धों को पकड़ा, जो आदित्य के पुराने साथियों में से थे। अब साफ हो गया था कि यह गिरोह सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं, बल्कि देश भर में फैला था। और तब रूपा ने एक और मिशन शुरू किया, नेशनल नेटवर्क ऑफ सर्वाइवर्स, जिसमें देश भर की पीड़िताएं एक मंच पर आईं। उन्होंने अपनी कहानियां साझा की और कानूनों में बदलाव की मांग की। रूपा अब सिर्फ एक महिला नहीं, एक आंदोलन थी। और एक दिन जब उसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो मंच पर जाकर उसने उस अवार्ड को उठाते हुए कहा, यह सम्मान मेरा नहीं, उन लड़कियों का है जिनकी सुहागरातें सिर्फ पहली रात की कहानी नहीं रही, बल्कि जिंदगी भर का दर्द बन गई। और मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक हर लड़की खुद से कह सके, मैं सुरक्षित हूं। और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उसकी आंखों में आंसू थे, मगर इस बार वो आंसू कमजोरी नहीं, जीत की निशानी थे। समय बीतता गया, देश ने रूपा को एक प्रतीक बना दिया। कई किताबें उस पर लिखी गईं, कई फिल्में बनी, लेकिन रूपा ने कभी खुद को किसी सेलिब्रिटी की तरह नहीं देखा। वो अब भी रोज सुबह संस्था में झाड़ू लगाती, लड़कियों के साथ खाना बनाती, और जब किसी नई पीड़िता की आंखों में वही डर देखती जो कभी उसके अंदर था, तो वो मुस्कुराकर कहती, अब तुम अकेली नहीं हो। लेकिन उसके भीतर कहीं एक खालीपन अब भी था, आदित्य की सुहागरात की वो एक रात जो उसकी आत्मा में जहर की तरह उतर चुकी थी, अब भी हर रात उसके सपनों में दस्तक देती थी। और कभी कभी वो नींद में चीख उठती थी। उसकी सहकर्मी प्रिया, जो अब उसकी सबसे करीबी मित्र बन चुकी थी, एक रात उसके पास बैठी और पूछा, कब तक भागोगी उस एक रात से? तब रूपा ने धीमी आवाज में कहा, जब मेरी कोई बेटी इस दुनिया में पहली रात सिर्फ प्यार देखे, डर नहीं, तब शायद मैं रुक जाऊंगी। और उसी दिन उसने एक और बड़ा कदम उठाया। उसने देश का पहला कंसेंट एंड केयर सेंटर खोला, जहां हर नवविवाहित जोड़े को शादी के पहले सहमति शिक्षा दी जाती थी। और वहां हर लड़की को यह हक दिया गया कि अगर उसे डर हो तो वो इस केंद्र की मदद से अपने लिए खड़ा हो सके। इस काम से समाज का एक बड़ा वर्ग उसे अपमानित करने लगा, पर उससे कहीं ज्यादा लोगों ने उसका साथ दिया। खासकर नई पीढ़ी, युवाओं ने उसे
एक इमोशनल लीडर मान लिया। और तब एक दिन जब सब शांत लग रहा था, रूपा को एक चिट्ठी मिली, हाथ से लिखी हुई, सादे लिफाफे में, जिसमें बस इतना लिखा था, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। आदित्य जेल से। और उस चिट्ठी को पढ़ते हुए रूपा ने पहली बार खुद से कहा, अब मैं माफ करती हूं लेकिन भूलती नहीं। और उसने वो चिट्ठी एक फ्रेम में सजाकर संस्था की दीवार पर टांग दी, ताकि हर लड़की समझ सके कि माफ करना ताकत है, लेकिन भूल जाना कमजोरी। और फिर समय की नदी बहती रही, लड़कियां बड़ी होती रहीं, कुछ पुलिस बनी, कुछ वकील, कुछ शिक्षक, और कुछ वही संस्था चलाने लगी जो रूपा ने खड़ी की थी। और एक दिन जब रूपा बूढ़ी हो चुकी थी, उसकी चाल धीमी हो चुकी थी, बाल सफेद थे, आंखों पर चश्मा था और हाथों में कांपती हुई चाय की प्याली, तो एक छोटी बच्ची उसकी गोद में आकर बोली, दादी आप डरती नहीं थी क्या? और रूपा ने अपनी कांपती आवाज में जवाब दिया, बहुत डरती थी, लेकिन जब तुम जैसी बेटियां मुझे देखती हैं तब लगता है कि मेरा डर आज तुम्हारी हिम्मत बन गया। और यही कहकर वो मुस्कुराई, आसमान की ओर देखा, जैसे अपने मरे हुए पति से कुछ कहना चाहती हो। अब मेरी पहली रात की चीख किसी की आखिरी रात का सुकून बन चुकी है। और उसी रात नींद में मुस्कुराते हुए उसकी सांसें थम गईं, शांत, स्थिर और संतुष्ट।